तो यूज केस में हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी का है उसमें है कि एक डेटा दिया है यूज केस में। सो ट्रेनिंग डेटा एंड सैलरी पैकेज ऑफ द कैंडिडेट्स उसको स्टडी किया गया है और इसमें से सैंपल में 60 कैंडिडेट्स का लिया है विदाउट ट्रेनिंग और 45 विद सम ट्रेनिंग। तो किस तरीके से करना है कि जो स्टडी एग्जामिन सैलरी पैकेज एंड ट्रेनिंग अंडरगोन बाय कैंडिडेट, सैंपल में क्या है कि 60 कैंडिडेट्स विदाउट एंड 45 कैंडिडेट्स विद सम ट्रेनिंग। तो हमारे पास टोटल कैंडिडेट्स कितने हो गए? 105। तो असेसमेंट करना है ट्रेनिंग का सैलरी पैकेज के साथ, ये हमारा काम है। ओके, माधव पूछ रहा था कि इसका यूज कहाँ होगा। सो यहाँ पे यूज हो रहा है, हम इसका यूज कैसे कर रहे हैं, ठीक है। सो हमारे पास यूज केस डेटा आ गया, डेटा सेट है कि हमारे पास ट्रेनिंग डेटा है, पैकेजेस देखें कि वेरी पुअर कितने का आया है, पुअर पैकेज कितने का है, एवरेज पैकेज कितने का आया है, गुड पैकेज कितने का है, एक्सीलेंट पैकेज कितने का है। ये सम स्टैंडर्ड्स हैं, लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का एक्सीलेंट पैकेज किसी का सिर्फ गुड पैकेज भी हो सकता है, सो डिपेंड्स। बट ये एक स्टैंडर्डाइज किया हुआ है सिर्फ समझने के लिए। सो विदाउट ट्रेनिंग विद ट्रेनिंग हमारे पास बच्चे हैं, तो इसमें एवरेज पैकेज 40 स्टूडेंट्स का विदाउट ट्रेनिंग वालों का लगा है, जिसमें से 10 विद ट्रेनिंग वाले टोटल यहाँ पे। गुड पैकेज हमारी कंफ्यूजन मैट्रिक्स बन रही है, ऑलमोस्ट एक छोटी कंफ्यूजन मैट्रिक्स जिसमें से प्रिडिक्शन और वो नहीं ले रहे, बट काइंड ऑफ वैसा ही सेट हो रहा है जिसमें हमने टोटल भी करना है। ओके, सो गुड पैकेज के साथ 5 और 30 विद ट्रेनिंग वाले हैं, 35 टोटल हो गए। एंड एक्सीलेंट पैकेज वाले 5 है जो कि विद ट्रेनिंग वाले ही हैं, उसमें कोई विदाउट ट्रेनिंग वाला नहीं है। डेटा सेट क्लियर है सबको? Yes, sir. So अभी probability that candidate has undergone some training, तो candidate had undergone some training, उसकी probability क्या होगी? probability of A, तो undergone some training कितने हैं? 45 student have gone under training, total कितने थे? 105। Yes, sir. 0.42 यानी 42% लोग ट्रेनिंग के अंडर ट्रेनिंग की है 42% लोगों ने या स्टूडेंट्स ने। ओके ओके, Yes, sir. so joint probability, finding the probability that a candidate has attended some training and also has a good package. Finding the probability that a candidate has attended some training and also have a good package. So good package कितना है? कोई बताएगा इसका आंसर क्या होगा? चलो निकालो। 31,105. तो हमारा जो आंसर है इसको लेके अब कैसा होगा? हमारे पास सैलरी जिसका गुड पैकेज है हम नोटेशन कर नोटेट कर लेंगे, सेट्स बना लेंगे या फिर अपना इस तरीके से 5 हमारे और 35, टोटल 35 स्टूडेंट है जिनका हमारा गुड पैकेज लगा है। टोटल कितना हो गया? 35, जिसमें से ट्रेनिंग वाले कौन से हैं? 30, और टोटल बच्चे जिन्होंने ट्रेनिंग ली है वो कितने हैं? एवरेज एंड गुड पैकेज वाले, ये एवरेज पैकेज वाले हैं, ये गुड पैकेज वाले हैं, तो गुड पैकेज में कितने जाएंगे? 30। सो गाइस विद गुड पैकेज एंड ट्रेनिंग 30/105। ओके, ठीक है। थर्टी बाय 105। चलो आगे बताओ। finding the probability that a candidate has good package given that he has not undergone any training. He has not undergone any training and he has a good package. 5/105. 5/105. Total student without training are 60s. Getting a good package out of the one who have not gone under training is
5 by 60, not 5 by 105. These are total number of students, not the ones इसके अंदर ट्रेनिंग वाले भी आ गए. Okay, sir. Okay, so things Yes, can sir. be tricky. सीधा सीधा आंसर नहीं देना है. देखो समझो कि क्या पूछा एग्जैक्टली आंसर से, क्वेश्चन से, और क्वेश्चन से पूछने के बाद ही फिर वो पता लगेगा कि एग्जैक्टली तुम्हें चाहिए क्या. बट ये काम इतनी आदत बना लो कि इतना स्पीड से करो, योर इतना वो लगे कि फटाफट से हो जाए काम. ठीक है. सो आगे आती है हमारी बेस थ्योरम. बेस थ्योरम इज shows the relation between conditional probability and its inverse. It shows the relation between conditional probability and its inverse. Conditional probability और उसका inverse. ठीक है. So P of B of A is referred to as likelihood ratio, which measures the probability given event A of occurrence of B. इसका likelihood, एक इवेंट A होने के बाद B का likelihood, इसका likelihood ratio वो क्या होता है? P of B when A happened. And P of A is referred as prior to which represent the actual probability distribution of A. ठीक है. So P of A B is referred to as posterior, which means the probability of occurrence of A given B. तो probability based theorem क्या करती है? ये inverse भी बताती है. Inverse बताती है मतलब A हुआ तो B होगा, तो इसको लिखते हैं P of, ठीक है, ये हो गया likelihood ratio. ठीक है. और ये क्या है? पोस्टीरियर, occurrence of A given B, मतलब A हुआ होगा, B हुआ है, तो क्या चांसेस है? सो P of A by B given B is equal to P B given A into P of A divided by P of B. ठीक है. probability of A, probability of B, probability of B यानी likelihood ratio of B when A has happened. ठीक है. अगर पूछे कोई तो क्या बोलोगे? बेस थ्योरम क्या है? It is a theorem that shows the relation between one conditional probability and its inverse. ठीक है. Okay, इनवर्स क्या है? वापिस दूसरी तरफ ले जाओ उसे, उल्टा. ठीक है. yes, sir. सो एक ये सब स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका. मुझे जो है टास्क है तुम्हारा ये. कंसिडर 3 balls. Balls A contain 2 blue balls and 4 red balls. ठीक है. B बॉल के अंदर 8 ब्लू बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं. 2 ब्लू 4 रेड. बॉल बी के अंदर 8 ब्लू 4 रेड. एंड बॉल सी के अंदर 1 ब्लू एंड 3 रेड बॉल्स. वी ड्रॉ 1 बॉल फ्रॉम ईच बॉल. ठीक है. एक एक बॉल निकालिए, बॉल इन तीनों बाउल से. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू ड्रॉ ए ब्लू बॉल फ्रॉम बाउल ए if we drew exactly a total of 2 blue balls? ठीक है. हर एक में से एक एक बाउल निकाली है. प्रोबेबिलिटी क्या है कि दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू ड्रॉ ए ब्लू बॉल फ्रॉम बाउल ए if we drew
if we know that we drew exactly a total of 2 blue balls, 2 blue balls निकाली है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ क्या है कि बाउल ए से हमने ब्लू बॉल ही निकाली है, ये ब्लू बॉल ही आएगी। ठीक है, घर पे आराम से बैठना, समझना, इसे करना और कल मुझे बताना। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी है, हम ये कल डिस्कस करेंगे। सो पॉइंट एस्टिमेशन, अब आता है हमारा पॉइंट एस्टिमेशन की बात। Point estimation is concerned with the use of sample data to measure single value which serve as an approximate value or the best estimate of an unknown parameter। चलो, इससे हम क्या समझते हैं कि जैसे हमें अगर एक सैंपल लेना है, चलो लेमन से बात करते हैं, एक सैंपल लेना हमें हमें कंट्री की पॉपुलेशन का सैंपल लेना है। सैंपल किसी भी चीज़ का हो सकता है, या तो कल्चर का, कल्चर नहीं, एजुकेशन का बोल सकते हैं ज़्यादातर, या फिर हमारा इस तरीके से बोल सकते हैं कि मोस्टली एजुकेशन के बारे में अगर हम डेटा लें, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर इतना वाइड वैरायटी है, इतनी ज़्यादा कल्चरल डिस्ट्रीब्यूशन है, इतना ज़्यादा है कि वी कांट इवन काउंट हाउ मेनी कल्चर्स आर देयर। तो बेस्ट कंट्री एवर। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एक कॉमन चीज़ निकल के आई है, या हम सेक्स रेशियो की बात कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल एक स्टेट के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर या फिर पूरे इंडिया के अंदर कितने ज़्यादा है मेल फीमेल रेशियो का, हम वो कर सकते हैं। सो देयर आर सम कॉमन फैक्टर्स। या हम पॉपुलेशन डेंसिटी को निकाल के एवरेज डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो हम एक सैंपल लेना होता है, ऐसा तो नहीं है कि हम 135 करोड़ पीपल को एकदम जाके रोड पे निकल के गिनना शुरू कर दिए। गिनने में हमें पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, हमारी ज़िंदगी निकल जाएगी, बट बीइंग ऐसे डेटा साइंस के बारे में लेके तो हम ये सोचते हैं ना कि यार वी आर स्मार्ट इनफ, तो हमें एक ही दिन के अंदर खत्म करना है काम। सो एक ही दिन के अंदर खत्म करना है, तो यू कैन टेक लाइक सैंपल, एक सैंपल ले सकते हो दुनिया के, सॉरी इंडिया के हर स्टेट के लोगों से। अब जैसे हमने यहाँ से एक सैंपल उठा लिया, हमें सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का, जम्मू एंड कश्मीर जो हमारी यूटीज हैं, जो हमारी यूटी है, और इसको लेके हमें सैंपल लेना है, तो वहाँ के लोगों का हम कुछ लोगों का ले लेंगे। अगर पूरे इंडिया का पता करना है तो हम एक जगह का पूरा उठा सकते हैं, उसका ले लेंगे। छोटी छोटी जगहों से हम थोड़े थोड़े लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये हो गया, रैंडमली हमने सैंपल सेलेक्ट कर लिया, उसका मीन निकाल लेंगे पॉपुलेशन का। उसका एस्टिमेट क्या होगा, अगर हम सैंपल का मीन निकालेंगे, इट इज एन एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन का मीन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन इज कंसर्न विद द use of sample data to measure a single value which serve as an approximately value or best estimate of an unknown population parameter। कोई भी पैरामीटर का हम सैंपल मीन लेके उसको पॉपुलेशन का पैरामीटर का सैंपल ले सकते हैं, मीन ले सकते हैं। इसको बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेशन, बट वी हैव टू टेक द सैंपल वेरी एक्यूरेटली। हमें थोड़ा सा, हमें सैम्पलिंग का पता है ना, रैंडम सैम्पलिंग एंड अदर टाइप ऑफ सैम्पलिंग कैसे लेते हैं, सो उनका पता लग जाता है। अब पूछोगे कि ये कहाँ यूज़ होता है, तो मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं है कहाँ यूज़ होता है, ये सब आप देख ही सकते हो कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, एस्टिमेट फाइंड करने के तरीके। मेथड ऑफ मोमेंट्स। एस्टिमेट दैट आर फाउंड बाय इक्वेटिंग द फर्स्ट के सैंपल मोमेंट टू द कोरस्पॉन्डिंग के पॉपुलेशन मोमेंट्स। फर्स्ट के सैंपल मोमेंट को कोरस्पॉन्डिंग के पॉपुलेशन मोमेंट से कंपेयर कर लो, इक्वेट कर लो। मैक्सिमम ऑफ लाइक्लीहुड, आई मीन दीज आर सो, वो मेथड्स होते हैं जो हम ऑलरेडी हम यूज करते हैं, बट वी डोंट नो एग्जैक्टली। इसमें लाइकली मैक्सिमम ऑफ लाइक्लीहुड क्या है, यूजेस ए मॉडल एंड द वैल्यूज इन द मॉडल टू मैक्सिमाइज द लाइक्लीहुड फंक्शन। एक लाइक्लीहुड बताना है कि मैक्सिमम वो रिजल्ट कुछ आए, तो हम कह सकते हैं कि इट इज exactly or moreover similar to that. This result is most likely parameter for input selected. Okay, then we come on to base estimators, which is minimizes the average risk
एन एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो ये थोड़ा सा क्या है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक्सपेक्टेशंस क्या है, या रिस्क कह सकते हैं, एवरेज रिस्क को मिनिमाइज कर देता है। रिस्क होता है कि आई मीन वी आर डूइंग समथिंग और जिसका कोई आउटकम ना हो, तो हमारा टाइम वेस्ट और पैसा वेस्ट और बहुत सारी चीज़ें जो खराब होती हैं, तो उस वेस्टेज को हम बोलते हैं रिस्क, या फिर उससे होने वाले हमें नुकसान को बोल सकते हैं हम रिस्क। बेस्ट अनबायस्ड एस्टिमेटर। Several unbiased estimator can be used to approximate a parameter to which one is best depend on what parameter you are trying to find। ठीक है, कौन सा पैरामीटर आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सिंपल इंग्लिश है, समझाने की शायद जरूरत नहीं है। इनकेस अगर किसी को कुछ पूछना है दे कैन आस्क। There are two important statistical parameters to determine how well the point estimate generalize the entire population। तो उनको देख लेते हैं कैसे होता है इंटरवल एस्टिमेट। इंटरवल एस्टिमेट क्या होता है? इंटरवल एस्टिमेट और रेंज ऑफ वैल्यू यूज्ड टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड इंटरवल एस्टिमेट। तो इसमें क्या होगा कि दो लिमिट होती है, एक अपर लोअर लिमिट होती है और एक अपर कॉन्फिडेंस लिमिट होती है। ये इंटरनल एस्टिमेट पॉइंट एस्टिमेट से, ये इंटरनल एस्टिमेट हो गया, अपर कॉन्फिडेंस लिमिट माइनस ये लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट, रेंज ऑफ वैल्यूज आ गया, इसको बोलते हैं इंटरवल एस्टिमेट। ठीक है, अब आ गया कॉन्फिडेंस इंटरवल। ध्यान रख लेना चीजों को। कॉन्फिडेंस इंटरवल इज द मेजर ऑफ योर कॉन्फिडेंस दैट इंटरवल एस्टिमेट कंटेन्स द पॉपुलेशन मीन। ये बस कॉन्फिडेंस ऐसा है कि इस पॉपुलेशन या इंटरवल जो है हमारा, इंटरवल एस्टिमेट जो हमने किया उसके अंदर पॉपुलेशन का मीन है, ये कॉन्फिडेंस। Statisticians use confidence intervals to describe the amount of uncertainty associated with sample estimate of the population parameter। I mean, अगर किसी ने कुछ फील्ड में काम किया, रिसर्च किया, सो ही कैन एक्चुअली एस्टिमेट कि इसका अराउंड इस इंटरवल में ये होगा या नहीं होगा। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल का इस तरीके से यूज होता है। ये जनरली हमारे काम पे या फिर हमारे सोचने की उस पे या फिर हमारे जो एक्सपीरियंस है इससे गेन होता है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। Okay, so technically a range of values so constructed that there is a specified probability of including true values of a parameter within it। So एक इंटरवल के अंदर हमें बस ट्रू वैल्यूज लेनी होती है, ये हमारे एस्टिमेट से होता है। अगर एग्जांपल लो तो इंडिया के अंदर मैं कहूँगा एवरेज स्पीड गाड़ी की क्या है? 50 to 70। या जस्ट ए सेकेंड। अब आते इसको निकालते कैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल को? मैंने जस्ट अभी एक क्वेश्चन पूछा था तुमसे उसके रिगार्डिंग कि जो एवरेज स्पीड क्या होती है इंडिया के अंदर गाड़ी की, तो तुम्हें अच्छे से आइडिया लग गया एक बार में। सो यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट क्योंकि तुमने किया हुआ और देखा भी हुआ है। तो इसी तरीके से साइंटिस्ट एंड जो रिसर्च वर्क भी करते हैं उनको भी इसी तरीके से आइडिया लगता है। सो इसको ही बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। और बाकी लोगों को समझ आ रहा है अच्छे से? Yes, sir. ओके, सो उसके बाद क्या आता है हमारा मार्जिन ऑफ एरर। सी अगर हम सैंपल लेंगे तो उसमें एरर भी होगा और उसमें कुछ मार्जिन भी होगा एरर होने का। सो उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। हम पॉइंट एस्टिमेट निकालते हैं, अलग अलग मेथड्स हमारे पास पॉइंट एस्टिमेट निकालने के। ठीक है, सो उसका एक्चुअल पॉपुलेशन पैरामीटर से डिफरेंस, एक्चुअल पॉपुलेशन पैरामीटर से डिफरेंस, इसको बोलते हैं सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर होता है। ठीक है, when mu is estimated the sampling error
is the difference of mu minus x bar, जी mu minus, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमारा सैम्पलिंग एरर है। और मार्जिन ऑफ एरर क्या है? ऑफ ए फॉर ए गिवन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एस्टिमेट एंड द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर इट इज एस्टिमेटिंग, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक? किसी को कुछ पूछना है? सर ये क्या जेड सी और ये एम? फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ एरर निकालने का, इसके बारे में ही बात करेंगे। बट अभी तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। तो ये एक्स बार क्या है? एक्चुअल पॉपुलेशन पैरामीटर। नहीं, ये मीन होता है। एक हमारे उधर सर से म्यू भी है। एक हमारा पॉइंट एस्टिमेट निकला है और एक हमारा एक्चुअल निकला है। एक्चुअल पॉपुलेशन पैरामीटर और उसका डिफरेंस कहा है, पॉइंट एस्टिमेट और एक्चुअल पॉपुलेशन पैरामीटर का डिफरेंस। तो म्यू क्या है हमारा? एक्चुअल पॉपुलेशन पैरामीटर। एस्टिमेट निकाला हमने, म्यू एस्टिमेट किया ना, पॉइंट एस्टिमेट हमने निकाला, एक्चुअल पॉपुलेशन पैरामीटर आ गया एक्स बार। ओके। कोई डाउट है? नो सर। सिग्मा क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ सैंपल्स। मतलब आउट। यस। ये कांस्टेंट है। लेट्स सी अब इसके बारे में करते हैं बात। तो ये म्यू माइनस एक्स बार भी एरर ही है ना? म्यू माइनस एक्स बार इज एरर, सैम्पलिंग एरर। फिर ये दो एरर मतलब दो फॉर्मूले एरर के निकालने के। वो मार्जिन ऑफ एरर है जो हम निकाल रहे हैं, वो सैम्पलिंग एरर था। डाउट है तो क्लियर कर लो, कुछ पूछना है पूछ लो। हम्म नो सर। एस्टिमेटिंग द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अब लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को एस्टिमेट कैसे करते हैं? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस सी द इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटरवल एस्टिमेट कंटेन्स द पॉपुलेशन पैरामीटर। इंटरनल एस्टिमेट, इंटरवल एस्टिमेट के अंदर पॉपुलेशन पैरामीटर होना चाहिए। सो इसमें हम दो वैल्यूज लेते हैं, इनको बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल वैल्यूज हाईएस्ट लोएस्ट। C is the area beneath the normal curve between critical values. So corresponding Z score can be calculated using standard normal table. ठीक है? C is the area. So ये एरिया यहाँ से इस तरीके से निकलेगा। ओके, टोटल 1 होता है। ठीक है, and this is C, area beneath the normal curve. ओके, डाउट है किसी को? चलो इसका यूज केस वगैरह भी देखेंगे। सर ये कैसे है 1/2 इंटू 1 माइनस सी? निकाल लो, मैथमेटिकल है। C है, ओके। ये कहाँ से निकलेंगे? नहीं हम जैसे ये जेड ए- ऑफ सी प्लस और माइनस कैसे सिलेक्ट करेंगे? हमने कहा कि एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? नॉर्मल कर्व का एरिया अंडर द कर्व होता है 1, टोटल 1 है, यस सर। माइनस जी एंड प्लस जी से क्या होता है? ये एरिया, ये इसको इसको हमने सी बोल दिया, तो हम ये तो निकाल सकते हैं। ओके ठीक है। मतलब यहाँ 1 पे माइनस सी शेडेड एरिया हो गया और हाफ कर दिया उसका। बिल्कुल, ये हाफ है, ये 0 पे है, ये C/2 हो गया, ये भी C/2 हो गया, और ये टोटल कितना था? हाफ। 1/2 था ये, 1/2 में से C/2, 1 माइनस। यस सर। यही तो है। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का 90% है, उसका मतलब 90% यू आर कॉन्फिडेंट द इंटरवल
कंटेन्स द पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन का मीन होगा इंटरवल में, तो कैसे निकालोगे? 1 था, हमने 90% कॉन्फिडेंस कह दिया, तो हम ये वैल्यूज निकाल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो कोरस्पॉन्डिंग जी स्कोर निकल जाएगा। यूज केस, तो ये निकालेगा क्वेश्चन। A random sample of 32 textbooks price is taken from a local college bookstore. The mean of sample is x bar 72.22, 74.22, and the sample standard deviation is 23.44. Use a 95% confidence level to find the margin of error for the mean of all textbooks in the bookstore. चलो जल्दी जल्दी से निकालो इसे, फॉर्मूला सामने ही है, वैल्यू सामने है, यहाँ पे पुट करके भी दिखाई हुई है, बट यू हैव टू मैच इट। और ये कांस्टेंट की वैल्यू कैसे पता चली? हाँ जी, तो ये ZC की वैल्यू कैसे पता चली? लेट्स सी की वैल्यू कैसे निकली? यू आर 95% कॉन्फिडेंट, तो उससे वैल्यूज नहीं निकलेगी, सी की निकल जाएगी, सी की वैल्यू निकल गई। जो हमने अभी पीछे किया था, सी की वैल्यू है हमारे पास, दूसरे एरियाज के पता लग जाएगी, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो वैल्यूज पुट करो, इसे एक बार घर पे भी ट्राई आउट करना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ट्राई आउट करना, डाउट हो पूछना, ओके सर। ठीक है? नोट्स अवेलेबल है तुम्हारे पास, गो ऑन, चेक ऑन, निकालो एंड देन कम बैक, बताओ फिर। नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस का पता है सबको क्या होता है? पता है? कोई अजम्पशन किसी भी थ्योरी को लेके, उससे निकाला हुआ हमने एक चीज डेराइव की, उसकी टेस्टिंग, कि वो हाइपोथेसिस सही है कि नहीं है। स्टैटिस्टिशियन यूज टेस्टिंग टू फॉर्मली चेक वेदर द हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। तो उसके लिए क्या होता है? हाइपोथेसिस is conducted in the following manner. State of hypothesis ki this stage involves the stating the null and the alternative hypothesis. Formulate an analysis plan. This stage involves the construction of an analysis plan. Analyze sample data. This stage involves the calculation and interpretation of test statistics as described in analysis plan. जो इसमें होगा उसके हिसाब से कैलकुलेशन और इंटरप्रिटेशन टेस्ट स्टैटिस्टिक की। Interpret results. So this stage involves the application of the decision rule described in analysis plan. Okay, ठीक है? यस सर। एप्लीकेशन और डिसीजन रूल का एप्लीकेशन जो हमने एनालिसिस प्लान में किया है, ये 4 तरीके होते हैं। एक करके देखते हैं टेस्टिंग कैसे होती है। सपोजिंगली थिंक अबाउट लाइक
4 स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट थे, उन्होंने क्लास में काफ़ी शरारत की या फिर कुछ किया जिसकी वजह से उनको पनिशमेंट मिली है। पनिशमेंट मिली है कम्युनिटी सर्विस करने की, और कम्युनिटी सर्विस करने के लिए उनको क्या करना होगा कि जो कम्युनिटी हॉल है उसको मोप करना, यानी उसमें पोछा लगाना है डेली। तो इन चारों का काम था, बट दे आर गुड मेट्स, सब अच्छे दोस्त थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक काम करते हैं, सारे क्यों काम करें, एक बोल के अंदर हम चिट्स डाल लेते हैं, चिट्स के अंदर हम नाम लिख के उसके अंदर डाल देते हैं। नाम डालने के बाद क्या होगा कि जिसका भी डेली इसमें से चिट उठाएंगे, जिसका भी नाम होगा वो कम्युनिटी सर्विस करेगा। ठीक है, तो अज्यूम द इवेंट इज फ्री ऑफ बायस, किसी की कोई बायस्ड नहीं है इवेंट, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जोन चीट नहीं कर रहा है। प्रोबेबिलिटी क्या है, जोन चीट नहीं कर रहा है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक स्टैंडर्ड निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड कैसे निकालेंगे कि ऐसा हम अज्यूम कर लेंगे कि अगर जोन की प्रोबेबिलिटी 0.5 से, यानी जितने दिन भी काम हुआ अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 5% से कम है, वैसे इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए थी, 25%। यस सर। बट अगर हम कहते हैं कि 5% से कम अगर चांसेस है उसके आने के, कम 5% से कम आया, तो ये क्या कर रहा है, जोन चीट कर रहा है। तो 5% क्या हो गया हमारा, थ्रेशोल्ड फैक्टर। थ्रेशोल्ड फैक्टर बोल देते हैं इसे। सो जोन पहले दिन नहीं पिक हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/5, 3/4 सॉरी। ठीक है, 3/4 हो गया। एंड यस जोन सर। कंटिन्यूसली 3 डेज के लिए नहीं हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, यानी अप्रोक्सीमेटली 0.42 के आसपास होगी। और जोन कंटिन्यूसली 12 डेज तक पिक नहीं हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई कितनी, 0.032, जो कि हमारे थ्रेशोल्ड फैक्टर से कम है। 0.5 से कम है कि नहीं है, ठीक है। सो वी टुक द थ्रेशोल्ड फैक्टर फॉर प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0.05, hence the probability comes down below 0.5, then John is definitely not cheating। अब वो सॉरी, अगर इससे ज़्यादा आई तो जोन चीटिंग नहीं कर रहा है, और अगर 5.05 से कम है तो जोन चीट कर रहा है। सो हियर वी हैव द पावर टू डिसाइड द थ्रेशोल्ड वैल्यू फॉर आवर हाइपोथेसिस। हमारे पास इतना है कि हम अपनी हाइपोथेसिस के लिए वो चूज कर सकते हैं, फैक्टर हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। सो नल हाइपोथेसिस में क्या है, थ्रेशोल्ड फैक्टर कैसे निकला? हमने खुद अज्यूम किया है, हमारे पास ये पावर है। हम ये कह सकते हैं कि इतने से कम हुआ तो वो चीट कर रहा है, इतने से कम नहीं किया तो वो चीट नहीं कर रहा। मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं। बिल्कुल कुछ भी ले सकते हो, इवेंट ड्रिवन है वो। आप जैसे अभी 12 डेज क्यों लिए? 12 डेज लगातार नहीं हुआ तो देर इज सम चांसेस ना, देर इज द चांस। हमने 5 लिया है, हम 10 ले सकते थे कि 8 दिन नहीं हुआ तो उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी आई, अगर वो 10 से कम है तो डेफिनेटली ही इज चीटिंग। हम इस तरीके से भी ले सकते थे, क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी होनी थी 25%, बट वो 5% भी नहीं हुई उसकी प्रोबेबिलिटी काम करने की, देन डेफिनेटली ही इज। सो हमारे पास इससे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस आ गई। हमें 2 हाइपोथेसिस लेनी थी कि रिजल्ट इज नो डिफरेंट फ्रॉम द असम्पशन एंड रिजल्ट डिसअप्रूव द असम्पशन। ओके, तो क्वेश्चन के 2 पहलू होते हैं और दोनों हमने हाइपोथेसिस से निकाल दिए। ओके, डाउट है इसमें? नो सर। मीट ओवर होने वाली मीटिंग। ओके